सीधा बैठ जाओ। हम लोग कल क्या देखे थे? सर आप लड़ित दरबार की मौर्य काल के स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मौर्य कला का थोड़ा बहुत देखेंगे। आप अशोक स्तंभ का देखते हुए निकल चलेंगे। इसमें क्या क्या अशोक स्तंभ में क्या क्या नाम दिया गया है। ये एकाश में से बना है, यानी एक ही पत्थर से बनाया गया है। इसमें अलग अलग पत्थर का यूज नहीं किया, एक ही पत्थर को अच्छे से तराशा गया है। और ये जैसे इसका ये उल्टा कमर बनाया गया है, ठीक है, और ये चबूतरा बनाया गया है, और ये जो शेर के हैं। और इन पर जो भी हैं 4 जानवर जो हैं कौन कौन से हैं? हाथी है, शेर है, बैल है और घोड़ा है, ठीक है। इस पर कौन से हैं? 4 जानवर हैं, ठीक है। कौन कौन से आपके? हाथी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो उल्टा है, उल्टा कमल है, इसके नीचे जो डंडी रहती है, डंडी, ये डंडी, ठीक है, उसको स्तंभ कहते हैं, ठीक है। ये पूरा अशोक स्तंभ है, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख के हम लोग चलेंगे हमारे साथ। फिर उसके बाद गुप्ता के मूर्ति कला देखेंगे, फिर मुगल काल का स्थापत्य कला, फिर ब्रिटिश काल का जो भी बनाया गया है, इंडिया गेट वगैरह देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्लियर है? चलिए लिखिए मौर्य कला, मौर्य काल के बारे में। इसमें लिखे हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक आर्यों का आगमन हुआ। वैदिक आर्यों का आगमन हुआ। चूंकि वैदिक आर्य ग्रामीण थी, वैदिक आर्य कैसी थी? ग्रामीण। और हड़प्पा कैसी थी आपकी? नगरी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों डिफरेंस पता होना चाहिए। क्योंकि वैदिक आर्य संस्कृत ग्रामीण थी, ठीक है। इसलिए इस समय घरों का निर्माण घास फूस, बांस और सरकंडों आदि से बनी हुई थी। इसलिए उत्तर प्रदेश में इस काल के संबंध में स्थायी भवनों का निर्माण का अभाव था या दिखाई पड़ता है। इसके बाद मौर्यों का आगमन हुआ। ये मेंस की पर्पस से ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप लोग लिखा रहे हैं। आप लोग को ऐसे ही लिखना रहेगा मिलाकर, कैसे कैसे चीजें घटना घटी, एक एक के बाद एक कैसे कैसे हुआ, और चीजों को लेकर आपको चलना रहेगा, ठीक है। मौर्यों का आगमन हुआ जिन्होंने न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक
दृष्टि महत्वपूर्ण कार्य किए, दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किए, बल्कि कला के क्षेत्र में भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, बल्कि कला के क्षेत्र में भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। इसका प्रमाण हमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों मौर्यकालीन स्तंभों, स्तूपों आदि के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जब आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाएगा ना, ये सब चीजें उससे भी पढ़ाई जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। तो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग क्या देखना है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखना है, ठीक है। तो जो पढ़ाएंगे, कोई भी आर्ट कल्चर पढ़ाएगा तो आपको पूरे मतलब उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। जितने भी कलाएं थी, जैसे नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, ये सब चीज़ों को, जैसे गांधार शैली और अमरावती शैली, ठीक है, और मथुरा शैली, ये सब पढ़ाया जाएगा। वैसे तो हम लोग भी देखेंगे गांधार, मथुरा और अमरावती का लगभग देखेंगे अभी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, क्योंकि मथुरा हमारे कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो मथुरा शैली का विकास वहीं पर हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। कौन सा वंश का था? कनिष्क, कुषाण वंश था, ठीक है। जाने चलिए, चला लिखिए स्तंभ, स्तंभ, ठीक है। मौर्यकालीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण अशोक के एकाश में, एकाश मतलब एक ही पत्थर से तरह, हाँ, जो तरह हो, ठीक है। एकाश में स्तंभ हैं। ये चुनार कहाँ पे है? हाँ जी, मिर्जापुर, ठीक है। चुनार लाए गए लाल पत्थर, चुनार से लाए गए लाल पत्थर निर्मित हैं। इन स्तंभों पर खास तरह की पॉलिशिंग की गई है, जिसे ओक कहते हैं। ओक कहते हैं। इसी पॉलिश की वजह से आज भी इन स्तंभों की धात्विक चमक विद्यमान है। इन स्तंभों की धात्विक चमक विद्यमान है। विद्यमान मतलब
है, ठीक है, मतलब वर्तमान समय भी उपस्थित है, ठीक है। देखिए स्तंभ के आधार स्तंभ का आधार मोटे स्तंभ का आधार मोटे तथा ऊपर की तरफ क्रमशः पतले होते हैं, इन स्तंभों पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित नियम इन स्तंभों पे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित नियम खुदवाए गए हैं। स्तंभों का सबसे अच्छा उदाहरण कुशीनगर में कहाँ पर है? सारनाथ में। हाँ जी, हाँ, बनारस के सारनाथ में, ठीक है। सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक का चतुर्सिंह स्तंभ है। चतुर्सिंह यानी 4 शेर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए जैसे ये है, इसको जो लाइन है ये वाली, ठीक है, ये इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसको एसटी बोलते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक है क्या बोलेंगे? एसटी बोलते हैं। और ये जो है बीच वाला पोर्शन, इसे क्या कहेंगे? उल्टा कमल, ठीक है। फिर ऊपर ये आधार है, चबूतरा है, ठीक है, उसके ऊपर ये आपका अशोक का है, ठीक है। यानी ये 4 भाग इसके हैं, क्लियर है? जी सर। तो लिखिए स्तंभ के मुख्य भाग। लिखिए पहला एसटी लिखते हैं। एसटी ये एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। ठीक है, और ये एक पतला सा नीचे से ऊपर तक की क्या होती है, जैसे हमने कहा ना ये वाला पोर्शन। फिर यहाँ उल्टा कमल हो गया, यही क्या होगा आपका? एसटी होगा, ठीक है। ये उल्टा वाला कमल इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए इसका उल्टा कमल, ये बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पतला होता है, ठीक है, एक पैरेलल में होता है, समानांतर होता है। नीचे से ऊपर तक क्या होता है? ये समानांतर होता है, यानी पतला टाइप होता है। इसे बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा, क्या है आपको?
यस टी, ताकि आपको ध्यान में रखिए। ये नीचे से ऊपर तक क्या होता है, एक समानांतर यानी एक पैरेलल रूप में होता है, पता सब। अगला देखिए उल्टा कमल, नहीं हाँ नहीं है, ये क्या देख लेना। उल्टा कमल हो गया, उसके लिए आप भी कर लीजिए अवांगमुखी कमल भी कहते हैं, अवांगमुखी कमल भी कहते हैं, ठीक है, अवांगमुखी कमल भी कहते हैं। ठीक, ये बना लीजिएगा आप लोग ध्यान में, ताकि इसे बनाने से आपसे क्या होता है समझ में आ जाएगा। यष्टि लिखिए, यष्टि के ऊपर स्थित, यष्टि के ऊपर स्थित उल्टे कमल की आकृति है, इसे अवांगमुखी कमल कहते हैं। कमल कहते हैं। अगला लिखिए चौकी, चौकी या फलक। हाँ जी, फलक। देखिए अवांगमुखी कमल के ऊपर अवांगमुखी या उल्टा कमल, जिसे अवांगमुखी नहीं लिखने आ रहा हो उल्टा कमल लिख लिया है, ठीक है। कमल के ऊपर निर्मित आकृति चौकी कहलाती है। ठीक है, इन चौकियों पर चार पशु आकृतियां और चक्र निर्मित हैं, चक्र निर्मित हैं। इन चार पशुओं में इन चार पशुओं में गज, हाँ हाथी, ठीक है, गज हो गया, अश्व, सिंह, शेर, ठीक है, और चौथा क्या है, बैल या वृषभ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका, हो गया ना चार। इसके बाद लिखो उत्तर प्रदेश के प्रमुख, उत्तर प्रदेश में स्थित अशोक के प्रमुख स्तंभ, उत्तर प्रदेश में स्थित अशोक के प्रमुख स्तंभ। अब स्तंभ के बारे में बता सकते हैं ना आप लोग? यस सर। ठीक है, पहले लिखिए दिल्ली मेरठ स्तंभ, दिल्ली मेरठ स्तंभ।
स्तंभ। थोड़ा सा लिख लीजिए। अशोक द्वारा स्थापित ये स्थान, अशोक द्वारा स्थापित ये स्थान वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित था। मेरठ जिले में स्थित था, किंतु बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा फिरोज शाह तुगलक किस वंश से संबंधित थे? तुगलक वंश। चौथे मतलब राजा थे, सम्राट थे, बादशाह थे, चौथे नंबर तुगलक वंश में। पहले में क्या था? तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? किसने कहा? गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। उसके बाद मोहम्मद तुगलक आते हैं, फिर आपका फिरोज शाह तुगलक आते हैं। और जौनपुर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी याद में किया था? उन्हीं की याद में। जूना खान, जूना का किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली से लाया गया, इसे दिल्ली में क्या हुआ? लाया गया। ठीक है, पहले मेरठ में था, बाद में इन्होंने क्या किया? दिल्ली में लेकर आ गए। इस स्तंभ की खोज 1750 में टी फेनथेलर महोदय ने की थी। टी फेनथेलर महोदय ने की थी। टी फेनथेलर महोदय ने की थी। अगला लिखिए कौशाम्बी स्तंभ लेख। टी फेनथेलर कौशाम्बी स्तंभ लेख। अगला थोड़ा थोड़ा सा बाकी सब आर्किटेक्चर पढ़ाया जाएगा तो आपको हिस्ट्री से करेंगे। ठीक है, यस सर। कौशाम्बी स्तंभ लेख। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? हाँ जी, अभी पढ़ाया था 8 जनपद। ऐसा नहीं, किसकी थी कौशाम्बी? अबे किसकी राजधानी थी? नहीं आती है। वत्स की थी। ठीक है, बेहतर तरीके से हमने कहा था 8 राजधानी और उनकी कैपिटल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैच करने का आता है। एक क्वेश्चन आपका क्या होगा, वो मतलब मिस हो जाएगा आप लोग करेंगे नहीं तो। चलिए लिखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित इस स्तंभ पर अशोककालीन एक अभिलेख खुदा हुआ है। अगला जो लिखाएंगे उसका अंडरलाइन कर लीजिएगा। खुदा हुआ है इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसमें अशोक के रानी
अशोक की रानी कारुआकी। कारुआकी यस सर। के दान दिए जाने का उल्लेख है। के दान दिए जाने का उल्लेख है। कारुआकी अशोक के अभिलेखों में वर्णित। कारुआकी अशोक के अभिलेखों में वर्णित एकमात्र रानी है। ठीक है, जिसे अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद किले में स्थापित किया गया। अब अगला स्तूप। स्तूप क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ न कुछ। ये घूमत के आकार का मतलब आर्किटेक्चर होता है उसका, और मतलब कुछ पुरातात्विक में शोध पाए जाते हैं, उसमें अपना बनाया रहता है। ठीक, और कोई? सर जैसे सांची का बौद्ध स्तूप हो Yes, गया, sir. हाँ। उल्टा मतलब कटोरे के आकार का होता है, उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है, आगे तोरण द्वार होता है, अलंकृत तोरण द्वार। ठीक है, ये आपने उसकी क्या करी, आपने उसकी विशेषताएं बता दी। Yes, sir. लेकिन स्तूप होता क्या है? सर इसमें मतलब सौ समाधि रखे होती जाते हैं। हाँ, ये समाधि स्थल होता है। क्या होता है ये स्तूप? समाधि स्थल। ये समाधि मैंने इसको वहीं पर गाड़ा था। स्थल होता है। ठीक है, जी सर। जैसे हम लोग पढ़ेंगे, जब आप लोग पढ़ेंगे एक बौद्ध धर्म, तो उसमें बौद्ध धर्म के- हाथ में ये भी है। ठीक है, चैन और बिहार का आता है। ठीक है, चैन और बिहार आता है वहाँ भी। ठीक है, यहाँ भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये स्तूप में क्या होता है, वो एक समाधि स्थल होती है। क्लियर है? चलिए स्तूप में थोड़ा सा लिखिए। स्तूप एक समाधि नुमा भवन होता है समाधि नुमा भवन होता है जिसे बुद्ध के अवशेषों बुद्ध के को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। बुद्ध के स्मृति के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। आगे चलकर स्तूपों में बौद्ध धर्म से जुड़े व्यक्तियों के स्तूपों में बौद्ध धर्म से जुड़े व्यक्तियों के जैसे उनके शिष्य, ठीक है, व्यक्तियों के अवशेष को भी रखा जाने लगा। ठीक है, स्तूप शब्द का अर्थ होता है इकट्ठा करना या ढेर लगाना। या ढेर, हम लोग ये है मतलब गांव की भाषा में क्या कहते हैं, पूरा बनाए, ढेर करना। हाँ, भूर बनाएगी, ढेर बना दिए लगा लगा कर। ठीक है, कचरा में। ठीक है, देखिए मौर्यकालीन बौद्ध स्तूपों ने
भारतीय स्थापत्य कला को एक नया आयाम दिया। स्तूप का निर्माण का प्रारंभ कब से हुआ है? बौद्ध काल में। जब बौद्ध काल में कब हुआ? कि जीते जी हुआ कि मरने के बाद? सीधी सी बात है। स्तूप का निर्माण क्या हुआ? कि सुरक्षित रखना था, इसका मतलब उनके मरने के बाद, यानी महापरिनिर्वाण के बाद हुआ। ठीक है, तो लिखिए इसमें बौद्ध धर्म में स्तूपों का निर्माण। हर एक चीज को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आ रहा हूँ। निर्माण बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रारंभ हुआ था। किंतु सम्राट अशोक के समय इसका व्यापक स्तर पर विकास हुआ। ठीक है, देखिए सारनाथ स्तूप। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित सारनाथ एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, सारनाथ का प्राचीन नाम मृगदाव। सारनाथ का प्राचीन नाम मृगदाव और ऋषिपत्तनम था। ऋषिपत्तनम था। मृगदाव क्या होता है? मृग मतलब क्या होता है? ठीक है, वहाँ दाव मतलब दबाव की तरह। ठीक है, ज्यादा थे हिरण, इसलिए उनको नाम मृगदाव पड़ गया। ठीक है, हिरणों के देवता सारंगनाथ के नाम पर इसका सारनाथ नाम पड़ा। सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ में ही वाराणसी में ये और है धन राज का स्तूप। ठीक है, देखिए इसमें धर्म राज का स्तूप वाराणसी में ये भी है।
स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया। धर्मराज का स्तूप, सम्राट अशोक ने बुद्ध के 8 मूल स्तूपों में से 7 धातु स्तूपों को खोलकर बुद्ध के धातु अवशेषों को एकत्रित कर हजारों स्तूपों का निर्माण किया। हजारों स्तूपों का निर्माण किया। बहुत तेज बोलना है क्या? हाँ जी, अच्छा ठीक है, धीरे धीरे बोलते हैं। हजारों स्तूपों का निर्माण किया। इन्हीं में से बताइए आप लोग, कौन बताइए आप, अगर जिसने लिखा हो। बुद्ध के धातु अवशेषों को एकत्रित कर हजारों स्तूपों का निर्माण किया। इन्हीं में से धर्मराज का एक स्तूप है। धर्मराजिका के केवल ध्वंस अवशेष ही सारनाथ में विद्यमान है। ध्वंस अवशेष यानी मतलब वो नष्ट हो चुका, उसके थोड़े थोड़े अवशेष ही सारनाथ में विद्यमान है। इसके चारों ओर छोटे छोटे स्तूपों का निर्माण किया गया। जिसे मनौती स्तूप के नाम से भी जानते हैं। मनौती स्तूप, मनौती स्तूप, ठीक है। अपने लिखिए धमेक स्तूप। धमेक स्तूप, सारनाथ स्मारक, सारनाथ स्मारक क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी, स्मारक क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी भाग में सम्राट अशोक द्वारा ईंटों से बनाया गया स्तूप है। ईंटों से बनाया गया स्तूप है। ईंट से बनाया गया स्तूप है। अगला लिखिए,
महापरिनिर्वाण स्तूप, महापरिनिर्वाण स्तूप। महानिर्वाण मंदिर का वो स्थान है जहां महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? उन्होंने अपना देह त्याग किया। निर्वाण मतलब उनकी मृत्यु, निर्वाण प्राप्ति हो गई। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर, तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसके स्थान मतलब इसका मूल रूप से ये उपस्थित नहीं है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में भारत सरकार द्वारा एक बनाया गया था, उसको ही इसको रखा जाता है कि हाँ ये जिस समय का जो था वो अभी वर्तमान समय में नहीं है, उसकी जगह फिर एक सरकार द्वारा बनाकर रखा गया वही चीज़ है। ठीक है, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय से, हाँ वो विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, वो नालंदा है, उसी की तरह हाँ उस तरह किया गया था, जहाँ से ध्वस्त कर गया था उसके बाद नया बनाया गया तैसी है। ठीक है, इसमें लिखिए मूल रूप से ये स्तूप वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसके स्थान पर मूल रूप से ये स्तूप वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसके स्थान पर स्थान नहीं सुना रहा, स्थान पर आगे बोल सकते हैं। इसके स्थान भी और भी धीरे दिख रहे हैं, आप बहुत तेज दिख रहे हैं और थोड़ा धीरे दिख रहे हैं। ठीक है, भारत सरकार ने 1956 में महापरिनिर्वाण स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है, अगला लिखिए रामभर स्तूप। सर कहाँ पर कर रहा है? कुशीनगर। हाँ वही जो वही कहाँ हुई थी उनकी कुशीनगर। वही पर हुआ था। रामभर स्तूप, रामभर कुशीनगर में जो स्तूप है वो बाद में बना है। हाँ था, जैसे होता कि खंडित विखंडित हो गई थी बहुत सालों के बाद, उसकी देख रखाव नहीं। अभी देखिएगा आप यहाँ पर जहाँ जहाँ भी फैजाबाद भी जाएंगे, बहुत बेगम का मकबरा है, कभी गए हैं आप लोग देखने? नहीं गए हैं? एक बार इंसान पूछा गया बहुत बेगम का मकबरा कहाँ पर है, तो आपके फैजाबाद नहीं अयोध्या में, मतलब अयोध्या हो गया उसका नाम। पहले फैजाबाद के नाम जानते हम लोग थे, तो वहाँ फैजाबाद में है। तो अगर उसकी देख रेख नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, टूटते हुए नीचे चला जाएगा, लोग ईंटें चोरी कर लेंगे, बाकी उसमें जो अच्छी चीज नक्काशी होगी वो चोरी करके चले जाएंगे, तो वो धीरे धीरे चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही उसका ध्वंस हो गया था, थोड़ा बहुत उसके अवशेष बचे थे, उसी पर सरकार ने उसको फिर बढ़िया से एक नया खड़ा किया। ठीक है, चलिए रामभर स्तूप, रामभर स्तूप ईंटों की सहायता से निर्मित इस स्तूप का निर्माण उस स्थान पर किया गया जहां महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। ये आप लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, वो जिस तरह लिखना समझ में आता है बाद में पढ़ने के बाद। मुझसे कौन करके पूछता है? एग्जाम में जब टेस्ट होगा तो अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, मतलब ये नहीं करना कि इसे यहाँ पर आए हैं टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है आपको। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में
इस स्तूप को मुकुट बंधन चैत्य भी कहा जाता है। मुकुट बंधन चैत्य, मुकुट बंधन चैत्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन मूर्तिकला। मौर्यकालीन मूर्तिकला, देखिए मौर्य काल में 3 कलाएं थी। ठीक है, उस टाइम शैली, मथुरा शैली। ठीक है, इसमें गांधार क्या था ये आपका इसमें यूनान का भी और ग्रीक का भी इसका प्रभाव था। ठीक है, इसका था यूनानी और ग्रीक का भी इसका प्रभाव था, लेकिन ये दोनों क्या थे, ये हमारे खुद के देसी थे। ठीक है, तो माने ये आपका इसमें इंडो वाला भी आ गया था, यूनानी भी, लेकिन ये अपना खुद का देसी था जो आगे चल के चलता है। ठीक है, ये दोनों का ज़्यादा विकास हुआ। इनमें कुछ डिफरेंस भी है कि करके क्या लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो लिखिए आप लोग पहले मौर्य की मूर्ति कला में। हाँ जी, अमरावती कला। अमरावती। ठीक है, मतलब शैली लिख लीजिएगा इसमें, मूर्ति शैली आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, समझेगा, शैली, मूर्ति शैली। ठीक है, जिससे मथुरा कला में ज्यादातर बौद्ध की क्या हुआ, बौद्ध की प्रतिमा ज्यादातर किसमें हुई थी, मथुरा कला में ही हुई थी। मथुरा मूर्ति शैली में ही ज्यादा बनाई गई थी। ठीक है, और जो आपके क्या था, बौद्ध धर्म में हो गया, ब्राह्मण धर्म से जुड़ी जितनी भी मूर्तियां बनी थी ब्राह्मण धर्म से, जैसे कैसे शिव, पार्वती, ठीक है, और ये सब चीजें यहाँ पर हुई, सरस्वती, सारी मूर्तियाँ। लेकिन इसकी एक खासियत है, सबकी अलग अलग पहचान थी। जैसे सरस्वती दिखाया गया है तो किताब लेकर दिखाया गया है, माला लेकर दिखाया गया है, शिव को अलग तरीके से दिखाया गया है, पार्वती जी को अलग तरीके से दिखाया गया, यानी सबका अपना अलग अलग एक डिफरेंस उनको दिखने को मिलता है आपको। ठीक है, कहीं पर आभा पीछे बना हुआ है, कहीं पर नहीं बना हुआ है प्रभामंडल, तो अलग अलग इसका है। ठीक है, उसके बाद जैन भी धर्म भी इनका भी है। ठीक है, और इसी में शासक की भी मूर्तियाँ बनी गई थी इसी कला में, जैसे कनिष्क का भी हो गया था, कनिष्क की मूर्ति बनाई गई थी, उसी के कल्पी से बनाई गई थी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिखिए मौर्य में, इस युग में मौर्यकालीन मूर्ति कला ने क्लासिकल मानदंड यानी मतलब
मानक मानदंड ग्रहण किए हुए हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, परिवर्तनों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों का प्रभाव इस काल की मूर्तिकला में देखने को मिलता है। मौर्य काल में मूर्तिकला की 3 शैलियां का विकास हुआ। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ये याद करने वाली चीज नहीं है। अब आपको पता हो गया मौर्य काल में मूर्तिकला की कितनी शैलियां थी? 3 शैलियां थी आपकी। गांधार शैली पहली, गांधार मूर्तिकला शैली। दूसरा आपकी मथुरा शैली। लिख लीजिए इसको, गांधार मूर्तिकला शैली, मथुरा मूर्तिकला शैली और आपका अमरावती मूर्तिकला शैली। देखिए गांधार मूर्तिकला शैली का हेडिंग डालने का नहीं ऐसे लिखिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा फिर तब एक अगर लिखवाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। इसलिए लिखिए इसमें लिखिए मौर्य काल, लिख दीजिए मौर्योत्तर काल में गांधार कला के समानांतर, ज़्यादा हम लोग मथुरा को ही पढ़ेंगे, ठीक है। गांधार कला के समानांतर यमुना नदी के किनारे मथुरा मूर्तिकला शैली का विकास हुआ। इस शैली का सर्वाधिक विकास कुषाण शासकों के शासनकाल में हुआ। कुषाण शासकों के शासनकाल में हुआ। ठीक है। मथुरा मूर्ति शैली गांधार मूर्तिकला शैली की तरह यूनानी मूर्तिकला से प्रभावित न होकर यह पूर्णतः देसी शैली पर आधारित थी। इस शैली के अंतर्गत देसी शैली पर आधारित थी। क्या हुआ? ठीक वहाँ दे, अभी जी वहाँ दवा रखने को वहाँ देंगे। इस शैली के अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, तथा जैन
धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। ठीक है, मथुरा शैली में बौद्ध प्रतिमाएं, जितने भी मुद्राएं थी उनकी आसन मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा सारी मथुरा शैली में बनाई। ठीक है, बौद्ध प्रतिमाएं मथुरा शैली से बौद्ध प्रतिमाएं, ब्राह्मण धर्म से जुड़ी प्रतिमाएं, जैन प्रतिमाएं और शासकों की प्रतिमाएं बनाई गई। ठीक है, ये आपका था। बाकी आप अलग अलग प्रतिमाओं को घर पे जाएंगे तो प्रतिमाएं देखेंगे आप लोग कैसे कैसे बनाई गई हैं, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर आपको। ठीक है, गुप्ता की सारी प्रतिमाएं गुप्त काल में जो बनाई गई थी, ठीक है, जितनी भी हैं। सर ये मथुरा कला से बना है। सब चीजें हैं ये, ठीक है, गुप्त काल में बनाई गई सारी प्रतिमाएं हैं। ठीक है, अब देखिए गुप्त काल। हम लोग बहुत डीप में चले गए पढ़ते पढ़ते। यस सर। इतना नहीं जाना चाहिए था। ये सर हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा। वही चीज ना। गुप्तकालीन चलिए ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी समझी करके निकलते हैं। गुप्तकाल सर, गुप्तकालीन गुप्त काल, ठीक है। इसमें लिखिए मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप को पुनः राजनीतिक एकता में, पुनः राजनीतिक एकता, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप को पुनः राजनीतिक एकता में बांधने का कार्य गुप्त शासकों द्वारा किया गया। द्वारा किया गया। गुप्त काल में भी स्थापत्य और मूर्तिकला की अच्छी स्थिति थी। मूर्तिकला की अच्छी स्थिति थी। हाँ, गुप्त काल में निर्मित मंदिरों में देवगढ़ का, मंदिरों में देवगढ़ का अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। पूछा जाता है देवगढ़ का मंदिर कहाँ पर है? हाँ? दशावतार मंदिर। हाँ, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आगे कोष्टक में ललितपुर डाल दीजिएगा, ठीक है। पूछा जाता है किस जिले में है देवगढ़ का दशावतार मंदिर? ललितपुर, ठीक है। इसके अलावा भीतर गांव मंदिर करने का,
क्या सर? भीतर गांव मंदिर कहाँ पर है ये? कानपुर, ठीक है। इसके अतिरिक्त गुप्त काल में इसके अलावा भीतर गांव मंदिर, इसके बाद हाँ, अतिरिक्त गुप्त काल में प्रस्तर अभिलेखों में क्या सर? प्रस्तर अभिलेखों में भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पर है? गाजीपुर डाल दीजिएगा आगे। सर भीतरी के बाद स्तंभ लेख गाजीपुर। गाजीपुर। सर ये भीतरी क्यों कहा जा रहा है? भीतर मंदिर, गांव भीतर, सर जगह का नाम है भीतरी। हाँ, वहाँ जगह के नाम से। बाकी जो भी होगा वहाँ पर आपको जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाएगा उसमें किस चीज़ को बताया जाएगा, ठीक है। छोटे शब्द आए होंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा भागना चाहते हैं इससे। जी सर। कहम, अगर लिखिए कहम, इसके आगे कहम स्तंभ लेख। हाँ, कहम कहम स्तंभ लेख, ये देवरिया जिले में स्थित है। ये भी आपके गुप्तकालीन है, ठीक है। हम लोग उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ते पढ़ते पूरा प्राचीन पढ़ लिए हैं। हम सभी का रिवीजन हो जाएगा सर, जब वो सब आर्ट एंड कल्चर में जब पढ़ाया जाएगा आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा। हाँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, ठीक है। इसके बाद क्या देखते हैं? सल्तनत काल ही आ गया। सल्तनत काल का स्थापना मतलब कैसे कैसे होता है? पहला कौन आता है? सल्तनत काल में पहला कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद और बीच में राजा आते हैं। रजिया सुल्तान को भूल गए आप लोग? तो वो फिर बर्बर आते हैं। फिर उसके बाद आपका खिलजी वंश आता है। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। खुसरो आते हैं। उसके बाद फिर आपका तुगलक वंश आता है। उसके बाद सैयद आता है। फिर लोधी आता है। लोधी के बाद फिर आपका बाबर, ठीक है, आते हैं, मतलब मुगल आता है, ठीक है। तो ये हम लोग चलेंगे कि करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लिख के निकलते हैं ताकि इससे थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। सल्तनत काल स्थापत्य कला। उत्तर प्रदेश में जब भी आप लोग पढ़िए थोड़ा सा मिला के पढ़िएगा, ठीक है। कुछ भी पढ़िएगा, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में एक एक सीक्वेंस से लेकर चलिएगा। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो भी, ठीक है। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो एक सीक्वेंस में। जैसे आपने पढ़ा, अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप लोग, तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है? गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं ना, तो गवर्नर जनरल जैसे वारन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वारन हिस्ट्री के बाद कौन आता है? कौन आता है? जानसोर आता है कि कौन आता है? उसके बाद कर्नवालिस आते हैं, ठीक है। फिर जानसोर, फिर उसके बाद आपका इमर्स आते हैं, फिर आपके विलेजली आते हैं। विलेजली के बाद फिर आपका बेली करके आते हैं, फिर वारन लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं, फिर उसके बाद माउंट बेटन आते हैं। ऐसे एक सीक्वेंस में चलना है आपको, ठीक है। तो आप चलेंगे तो भूलेंगे नहीं कौन से समय में कौन सी लड़ाइयाँ हुई, वो आपने करके चलेंगे। तो जो भी पढ़िएगा इस सीक्वेंस में पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश में सल्तनत कालीन स्थापत्य की शुरुआत, उत्तर प्रदेश में सल्तनत कालीन
स्थापत्य की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा। इल्तुतमिश की शुरुआत इल्तुतमिश। लिख दे क्या? बदायूं में जामा मस्जिद, बदायूं में जामा मस्जिद स्थापित करने के साथ हुई। आगे चलकर सिकंदर लोदी ने 1504 में इसकी स्थापना की। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। वर्तमान में जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। फिरोज शाह तुगलक ने की। जो अपने चचेरे भाई, क्या नाम था उनका? जूना खां। जूना खां किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उनकी याद में किया था, ठीक है, जूना खां के स्मृति में किया था। फिरोज शाह तुगलक ने जूना खां के स्मृति में किया था। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक किया था। ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था। समय से पहले पैदा हो गए, बताते हैं इनके बारे में। उस समय सांकेतिक मुद्रा इन्होंने चलाई थी, जैसा कि हमारे यहाँ सांकेतिक चल रही है। सांकेतिक मुद्रा का इन्होंने नहीं पढ़ पाया। हाँ, ठीक है। ठीक है, इसमें सर की शैली के अंतर्गत, सर की शैली, ये जब होता है मलिक सरवर, क्या होता है? कुछ समय बाद होता है जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आ जाता है, अस्तित्व में आ जाता है। तो मलिक सरवर वहाँ का क्या होता है? वही बनता है, उसके ही आगे चल के सर की शैली का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें जौनपुर के अलग अलग मस्जिदों का निर्माण किया गया है। तो लिखिए सर की शैली के अंतर्गत अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद, अटाला, हाँ अटाला, ये जौनपुर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अटाला मस्जिद पूछा जाता है कहीं कहाँ पर है, तो जौनपुर ध्यान रखिएगा। अटाला मस्जिद, झांझरी मस्जिद, झांझरी, झांझरी मस्जिद, झांझरी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, ये कहाँ है? झांझरी मस्जिद, सब उधर ही है, ठीक है। ये सब सर की शैली के अंतर्गत आ रहा है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में ही है, ठीक है। यस सर। और जामा मस्जिद, झांझरी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद और जामा मस्जिद, ठीक है। हाँ, वो हर जगह है, ठीक है। अब फिलहाल जो मेन है वो दिल्ली का ही है, लेकिन हर जगह बना दिया गया है, ठीक है। अब अगले लिखिए मुगल कालीन स्थापत्य। अब थोड़ा थोड़ा जल्दी करके मुगल कालीन स्थापत्य। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद
दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद किस लड़ाई में, मतलब बाबर किस लड़ाई में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है? कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा में किया था। प्रथम हुआ था, ठीक है? कब हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था? चलिए अच्छा, आप लोग पढ़ रहे हैं, कम से कम बोल देते हैं, ठीक है? दिल्ली सल्तनत पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में, दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल वंश की स्थापना हुई। ठीक है, मुगल से स्थापना हुई। मुगल वंश में स्थापत्य कला में, अगर मुगल वंश का आप लोग को सीक्वेंस पता है, कौन कौन से बादशाह आते हैं क्रम वाइज? कोई एक मुझे बताए। बाबर, हुमायूं, उसके बाद और उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और ठीक है, तो ये आपको, लेकिन ज्यादातर समस्या कहाँ आती है? उत्तर मुगल काल में आती है। कहाँ आती है? जब वह औरंगजेब के बाद लोगों को याद नहीं रहता, उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। स्थापत्य कला में बाबर के समय आगरा में आराम बाग, संभल में एक मस्जिद आराम बाग तथा संभल में मस्जिद और उसके सेनापति मीर बकी द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है। इसके बाद हुमायूं के शासनकाल में स्थापत्य कला में कोई खास विकास नहीं हो पाया। अच्छा, क्यों नहीं हो पाया हुमायूं के स्थापत्य कला में? इसका शासन सर लंबा नहीं था, अनियमित था। हाँ, क्योंकि क्या था उनका, उस टाइम जब 1540 में किसकी लड़ाई होती है? शेरशाह सूरी के द्वारा बीच में होती है, फिर उनको पराजित कर दिया जाता है, फिर ये निर्वाचित जीते हैं, फिर 1555 में आते हैं। ठीक है, 55 में आते हैं, फिर एक साल रहते हैं, फिर उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद क्योंकि इन्होंने कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, कोई खास इन्होंने किया नहीं। आप लोग अच्छा मतलब बढ़िया से लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बढ़िया से मतलब पढ़ते रहिए, करते रहिए आप लोग। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अकबर के शासनकाल में स्थापत्य कला का वास्तविक चरण की शुरुआत हुई। स्थापत्य कला का वास्तविक चरण की शुरुआत हुई जिन्होंने स्थापत्य केंद्र के रूप में आगरा शहर को केंद्र के रूप में चुना। क्या सर?
स्थापत्य कला के केंद्र के रूप में आगरा शहर को चुना। जहां उन्होंने फतेहपुर सीकरी और आगरा में महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया। उन्होंने फतेहपुर सीकरी और आगरा में महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया। ठीक है। अकबर के प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, ठीक है, अकबर के प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, हवा महल, हाँ वो वाला कर रहा है, बीरबल की कोठी, जोधा महल, क्या छूटा? बीरबल की कोठी, पंचमहल, हवा महल, ठीक है, जोधा महल, मरियम का महल, हाँ मरियम का महल, ये सब वहीं पर हमने बताया आपको, आगरा और फतेहपुर सीकरी, ठीक है, उसी इलाका में इन्होंने ज्यादातर केंद्र वहीं पर किया था, ठीक है, हो गया। इबादत खाना, इबादत खाना, इबादत खाना, ठीक है, अकबरी महल, आदि, ठीक है, बहुत सारा इन्होंने करवाया था। इसके बाद जहांगीर के समय क्या लिख लेना है, क्या सही है? ठीक है, सर इसके बाद भी आपका क्लास चलेगा? हाँ।